स्वागत है फिर से। आज लेसन नंबर 4 पार्ट सेकंड, टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। जब से मानव ने धरती पर आया है तब से लेकर मानव अब तक लगातार हर रोज नए नए प्रयास कर रहा है। हम देखें जब मानव आदि मानव के रूप में था तब उसने सबसे पहले मांस को या भोजन को पकाना सीखा। उसके बाद उसने पहिए का आविष्कार किया और धीरे धीरे क्या है उसने मशीनरी बनाई। शुरुआत में हम देखें भगवान राम के समय हम देखते हैं किस तरह से वानर सेना द्वारा नल नील के द्वारा राम सेतु का निर्माण किया गया था। ये प्राचीन भारतीय औद्योगिक क्रांति का एक उदाहरण है कि उस समय भी भारतीय शिल्पकारों ने या भारतीय कलाकारों ने किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति भारत में की थी और मात्र पत्थरों के द्वारा ही एक बहुत लंबा पुल बना दिया था। उसके पश्चात भी हम देखते हैं बहुत सारे उद्योगों में या निर्माण उद्योग में सुधार हुए। इसके अलावा देखें धीरे धीरे क्या हुआ, मशीनों युग आया और कुटीर उद्योग की शुरुआत हुई। आपको बता दूं मैं पहले परिभाषा बता दूं कि कुटीर उद्योग होता क्या है। वह उद्योग जिसमें एक परिवार के सदस्य या कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। इसमें मशीनरी या जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज बहुत कम होता है, इसे कुटीर उद्योग कहते हैं। उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे क्या हुआ, इन मशीनरी में कुछ सुधार हुआ और नई नई मशीनें आने लग गई। इसलिए मानते हैं लोहा है, लोहा की धातु है लोहा, लोहे को सभी उद्योगों की जननी कहा गया है। अर्थात सभी उद्योग हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लोहे पर टिके हुए हैं। बात की तो उसके बाद देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के आसपास कि इंग्लैंड में मशीनों का आगमन हुआ। अर्थात अब मशीनों के माध्यम से कार्य होने लगे, क्योंकि पहले मानव अपने हाथों से या मामूली मशीनों के द्वारा अपना कार्य किया करता था। तो उससे क्या होता, उस कार्य को पूरा करने में बहुत लंबा समय या काफी टाइम लग जाया करता था। परंतु अब क्या हुआ, अब मानव यह था कि कम टाइम में अधिक उत्पादन किया जा सके। तो कम टाइम में अधिक उत्पादन करने के लिए मशीनों का आविष्कार किया गया ताकि क्या हो, कम से कम समय में अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कई विद्वानों ने औद्योगिक क्रांति के लिए अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। चलिए करते हैं बात उन परिभाषाओं के बारे में। पहली प्रोसेस की है अर्नोल्ड टोयनबी की। ये अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति पर उनके निबंध या उनके लेक्चर्स, इस पुस्तक में उन्होंने क्या बोला है कि वो इस क्रांति को विकास की सतत प्रक्रिया मानते हैं। अर्थात ये मानते हैं कि क्रांति कोई एक दिन में नहीं हुई है, बल्कि इस क्रांति को होने में एक लंबा समय लगा है। अर्थात ये क्रांति यूं नहीं है कि कल सुबह उठे थे क्रांति थी नहीं, रात हुई फिर उठे तो क्रांति हो चुकी है, नहीं। ये क्रांति क्या है, धीरे धीरे या क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ है। इसके अलावा हम देखें नंबर 2 G.W. साउथगेट। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि पहले क्या था, कुटीर उद्योग था। जब से मशीनें आई हैं तो क्या हुआ, कुटीर उद्योगों का स्थान है अब यंत्र चालित साधनों ले लिया। अर्थात अब कुटीर उद्योग नहीं है, यहाँ वर्ड दिया है हस्तशिल्प। ये वर्ड क्या है, हस्तशिल्प अर्थात हाथ की कारीगरी, हाथ की कारीगरी। ये अब क्या हो गई, ये अब एंड हो गई। अब क्या आ गई, शक्ति संचालित यंत्र। मतलब शक्ति क्या होती है, यहाँ पर हम बात करें शक्ति की, शक्ति वह वस्तु है या वह चीज है जो क्या है जिससे कोई मशीन चलती है। कोयला क्या है, शक्ति है। पेट्रोलियम क्या है, शक्ति है। गैस क्या है, शक्ति है। तो इनको आप शक्ति मान सकते हो। अर्थात इसमें क्या है, अर्थात ये है कि इसमें हाथों के द्वारा चलने वाले यंत्रों की बजाय अब पावर से चलने वाले यंत्र आ गए। उसे क्या माना गया है, औद्योगिक क्रांति माना गया है। नंबर 3 बात में C.D. हेजन। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं जब कुटीर उद्योगों में क्या हुआ, मशीनें आ गई। अर्थात पहले क्या था, कुटीर उद्योगों में हाथों से काम हुआ करता था। अब क्या हुआ, अब कुटीर उद्योग में क्या हुआ कि मशीनें आ गई। जब कुटीर उद्योग मशीनें आई तो उसे क्या बोला गया, औद्योगिक क्रांति कहा गया था। नंबर 4 बात डेविड। ये क्या बोलते हैं, जब आप प्राचीन उपाय त्याग दें, अर्थात जो आप निर्माण करते हैं उसकी विधियां हैं प्राचीन, अर्थात उसमें आप हाथ से काम कर रहे हैं या छोटी मशीनें हैं या प्राकृतिक रूप से, उसको त्याग कर अब क्या करें, अब आप बहुत अधिक तेजी से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तो वो क्या है, औद्योगिक क्रांति है। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस का भाग 8वां।
ये क्या मानता है, जब से उद्योगों में विकास हुआ है तब से क्या हुआ है, मानव की जो आर्थिक समस्या है वो दूर हुई है, अर्थात मानव का आर्थिक विकास हुआ है। ये मानते हैं कि आर्थिक विकास को ही ये उद्योगवाद मानते हैं, अर्थात मानव का आर्थिक विकास है वो उद्योगों के माध्यम से हुआ है, अर्थात जब उद्योग आए हैं तब ये क्या है, मानव का आर्थिक विकास हुआ है, और उसी आर्थिक विकास को ये औद्योगिक क्रांति मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं बात औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तनों की। तो आप जानते हैं जब क्रांति हुई थी तो उसके द्वारा बहुत सारे समाज में, विश्व में और अलग देशों में परिवर्तन आने लग गए। तो क्या क्या परिवर्तन आए उनकी करते हैं बात। परिवर्तन नंबर 1, शक्ति चालित यंत्रों की मांग में वृद्धि। अब क्या हुआ, अब उन यंत्रों की मांग बढ़ गई जो बिजली के द्वारा अथवा पेट्रोलियम या कोयले द्वारा चला करते थे, क्योंकि अब हाथों से मशीनरी चलाने के बजाय अब उनको यांत्रिक रूप से चलाने पर जोर दिया जाने लगा। नंबर 2, इस्पात की मांग में वृद्धि। जब उद्योगों की स्थापना की बात आई तो लोहे की मांग बढ़ी और लोहे के साथ साथ इस्पात की मांग बढ़ी, क्योंकि इस्पात है वो लोहे के द्वारा ही बनता है, तो बड़ी बात है इस्पात की मांग अपने आप ही बढ़ेगी। नंबर 3 बात, बड़े बड़े फार्मों पर अब यंत्रों के द्वारा खेती। पहले जहां खेतों को छोटे छोटे भागों में बांटकर खेती की जाती, क्योंकि मशीन थी नहीं तो पशुओं के माध्यम से मानव खुद ही खेती किया करता था। अब क्या हुआ, अब मशीनें आई, ट्रैक्टर आ गया ना, तो क्या हुआ, अब बड़े बड़े फार्म हाउसेस में यंत्रों के द्वारा खेती की जा रही है। तो क्या हुआ, कम टाइम में अब उन खेतों को खेती के लिए तैयार कर लिया जाता था, और फसल काटते तो फसलों को काटने के लिए और फसलों से अनाज को अलग करने के लिए भी यंत्र आ चुके थे। नंबर 4, बैंकिंग प्रणाली का विकास। जब उद्योग आए तो बड़ी बात है पैसा भी आएगा, और पैसा आएगा तो क्या चाहिए, बैंक चाहिए, क्योंकि इससे पहले बैंक था नहीं, क्योंकि बैंक की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। पहले साहूकार या महाजन के माध्यम से ही रुपयों का लेन देन अधिक मात्रा में हुआ करता था। अब क्या हुआ, बैंकिंग, क्योंकि प्रत्येक देश को लगने लग गया कि उद्योग बढ़ रहे हैं तो मैं बढ़ रही है, तो क्या करना चाहिए, ऐसा कोई संस्था बनानी चाहिए जिससे क्या हो, जिससे लोगों का धन है वो देश के अंदर ही बना रहे। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए बैंक का विकास हो हुआ। क्या, अब उद्योगपतियों को कम दर में या कम ब्याज पर पैसा मिलने लग गया, क्योंकि पहले क्या था, ब्याज अधिक था तो हर कोई उद्योगपति उद्योग लगाने में डरता था। तो देशों ने क्या किया, उद्योगपतियों के डर को भगाने के लिए उनको कम दर पर ब्याज देना आरंभ कर दिया। इसके अलावा नंबर 5 करते हैं कि वाष्प चालित इंजन व यंत्र चालित जहाजों के कारण यातायात में परिवर्तन। अब क्या हुआ, अब भाप से चलने वाला इंजन आ गया, अर्थात रेल का इंजन ऐसा आ गया, क्या है, भाप से चला करता था। इसके अलावा यांत्रिक जहाज आ गए। इससे पहले जो जहाज थे वो हाथों से या आप देखते हो कि वो खुरपे होते हैं उनके माध्यम से चला करते थे। अब क्या हुआ, यंत्रों से जहाज चलने लग गया, तो उससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब जल्दी से जल्दी या कम समय में एक देश से अन्य देश में वस्तुओं का आदान प्रदान जल्दी हो जाया करता था। नंबर नेक्स्ट बात है व्यापार तंत्र का विकास। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अलग अलग देशों ने क्या किया, अपने समूह संस्था बनाना आरंभ कर दिया। संस्था से क्या हुआ, अब प्रत्येक देश था वो अन्य देश पर निर्भर था, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक व्यापार तंत्र बनाया, मतलब एक बिजनेस सिस्टम बनाया कि एक देशों का समूह बन गया और वो क्या करेंगे, आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे तो टैक्स कम लगेगा। उससे क्या हुआ, उससे उस देश की वस्तु का मांग बढ़ेगी और उनका बिजनेस है, व्यापार है, वो अन्य देशों में फैलेगा। तो व्यापार तंत्र का भी क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट बात करें कम श्रम में अधिक उत्पादन। अब क्या हुआ, मशीन है तो क्या हुआ, अब कम से कम टाइम में क्या हुआ, अधिक वस्तुएं बनने लग गई, क्योंकि अब मानव की मेहनत नहीं, अब मशीनें चला करती थी। तो अब मशीनों से क्या हुआ, मशीनें चलेगी तो क्या हुआ, जानते हो कम टाइम लगेगा, वस्तुएं ज्यादा बढ़ेगी। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आती है बात कि ये क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई और क्या कारण था इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, ना कि कोई अन्य देश से। तो उसके कुछ कारण थे, ऐसा नहीं है कोई ऐसे ही मन में आया और क्रांति कर दे, नहीं, कुछ रीजन रहे होंगे, उन्हीं रीजन के कारण ही इंग्लैंड में क्रांति हुई थी। तो रीजन क्या थे, करते हैं बात। नंबर 1 कारण है औपनिवेशिक साम्राज्य। आप जानते हैं इंग्लैंड ने उस जमाने में बहुत सारे देश, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देशों पर उसने कब्जा किया हुआ था।
तो उन कब्जे से उसे क्या फायदा हुआ कि उन देशों से निकलने वाला जितना कच्चा माल है वो इंग्लैंड को या तो बिल्कुल फ्री में या बहुत कम रेट में उसे मिल जाया करता था। और उससे फायदा क्या हुआ, उससे वह अपनी मशीनों के द्वारा कम दाम पर मिले हुए कच्चे माल से अच्छी मात्रा में बढ़िया वस्तुएं वो तैयार किया करता था। तो उपनिवेशिक साम्राज्य होने से फायदा ये मिला कि उसकी जो वस्तुएं तैयार होती थी उसको बेचने के लिए उसे बाजार की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो वस्तु तैयार हुई इंग्लैंड में उसको बेचने के लिए उसके पास एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश थे जिनके द्वारा वो अपने बहुत सारी वस्तुओं को जल्दी से बेच सकता था। नंबर नेक्स्ट, लोहे और कोयले की खानों का आसपास होना। इसके अलावा इंग्लैंड में जहाँ जहाँ लोहे की खानें थी, मतलब जहाँ से लोहा निकला करता था, उन्हीं के आसपास या कुछ दूरी पर ही कोयले की खानें भी थी। अर्थात अब इंग्लैंड को मशीनों के निर्माण के साथ साथ मशीनों को चलाने के लिए भी कोयले को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि कोयला उसे वहीं पास में ही मिल गया। उससे फायदा क्या हुआ, अब इंग्लैंड में मशीनों के साथ उसे ऊर्जा के लिए कोयला भी मिलने लग गया। नंबर 3 कारण, उपभोग के अनुरूप उत्पादन। अर्थात इंग्लैंड ने उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जिन वस्तुओं का उत्पादन उसे चाहिए था। ऐसा नहीं है जो वस्तु नहीं चाहिए उसका उत्पादन कर लिया, बल्कि अब क्या है, उन इंग्लैंड में क्या हुआ, वही वस्तुएं बनाई गई जिसकी डिमांड पब्लिक कर रही है। बिना डिमांड वाली या जो वस्तु डिमांड में है ही नहीं, उन वस्तुओं का निर्माण इंग्लैंड ने कभी किया ही नहीं। इसमें वही वस्तुएं बनाई गई जिनकी जनता डिमांड करती है। नेक्स्ट है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। इसके अलावा देखते हैं इंग्लैंड में उस जमाने के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार थे। आप जानते हो बेरोजगार हो और उस समय क्या हो, उद्योग लग जाए तो बेरोजगारों की खुशी बढ़ गई और वे उद्योगों की ओर आने लग गए। इससे फायदा क्या हुआ, और फैक्ट्री मालिकों को बहुत कम रेट में या कम शुल्क में ही उसे मजदूर मिलने लग गए और उसे हुआ क्या, इससे उनकी फैक्ट्रियां हैं वो बढ़िया चलने लग गई। तो अर्धकुशल मजदूर होने से भी इंग्लैंड की क्रांति को फायदा मिला। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति में युद्ध। आप जानते हो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। उसके पश्चात नेपोलियन भी राजा बना था और नेपोलियन बाद में हार जाता है। तो देखते हैं कि इंग्लैंड ने इन सब घटनाओं के दौरान देखा कि उसके युद्ध के दौरान जब उसका युद्ध हुआ था फ्रांस के राजा नेपोलियन से, उसने देखा कि युद्ध के दौरान उसे बहुत सारी खाद्य सामग्रियां और कपड़े और अन्य हथियारों के लिए उसे विवश होना पड़ा था। क्योंकि कई बार क्या होता है, हालत ऐसी होती है कि देश में क्या हथियार वगैरह ऐन हो जाते हैं। तो उसने देखा कि इस युद्ध के बाद मैं अपने देश में इतना सुधार करूंगा कि आने वाले समय में जब भी कोई युद्ध होगा तो इंग्लैंड को हथियारों के लिए अथवा खाद्य सामग्री के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया, औद्योगिक क्रांति पर जोर दिया। नेक्स्ट है पूंजी की उपलब्धता। इसके अलावा इंग्लैंड के पास उद्योगों को लगाने के लिए बहुत सारी पूंजी थी, अर्थात रुपया था। उसके बाद इतना पैसा था कि वो उद्योगों की स्थापना कर सकता था। तो रुपयों की उपलब्धता का इंग्लैंड ने बहुत अधिक फायदा उठाया। नेक्स्ट है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां। और इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में जहाँ स्थित है वहाँ की कंडीशन ऐसी है, आपको विश्व के हर कोने के लिए आपको जहाज मिल जाएगा। क्यों, आप आज मानते हैं, आज भी हम देखते हैं कि इंग्लैंड उस जगह पर बना हुआ है जहाँ से इंग्लैंड को प्रत्येक देश के लिए वो अपने जहाज को भेज सकता है। तो उसकी भौगोलिक जो कंडीशंस है वो इंग्लैंड को बहुत ही महत्वशाली या महत्वपूर्ण देश बना देते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इसके अलावा इंग्लैंड में उस जमाने में जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार अर्थात मशीनें हैं, चाहे कोई यंत्र है, उनका आविष्कार हुआ था, उन वैज्ञानिकों को इंग्लैंड की सरकार ने रुपया दिया, पैसा दिया, सम्मान दिया और उससे क्या हुआ, इससे नए नए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिला और इंग्लैंड में नित्य नए नए मशीनों का आविष्कार होने लग गया। तो ये सब कारण थे इंग्लैंड में क्रांति क्यों हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इस क्रांति का प्रभाव है वैसा नहीं है किसी एक ही क्षेत्र में पड़ा था, इस क्रांति का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में पड़ा था। तो करीब चलते हैं, करते हैं बात कौन कौन से क्षेत्रों में इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा था। पहला है कृषि के क्षेत्र में। आप देखिए कृषि के क्षेत्र में इसका क्या क्या पड़ा प्रभाव। देखिए पहली आती मशीन जेथरो टल, ये नाम है मशीन का। इसका आविष्कार किया था यॉर्कशायर इंग्लैंड में एक शहर है, वहाँ के जमींदार ने। अब करते हैं बात, ये काम क्या आती है। ये काम आती है जब आप खेती करते हैं तो बीज को लगाने में, जमीन में उस बीज को बोने में इस मशीन की सहायता ली जाती है। नंबर 2 है
फसल चक्र। इसके सिद्धांत को दिया था टाउनशेंड ने। ये मशीन नहीं है, सिद्धांत है। अब आप जानते हैं फसल चक्र क्या होता है। अगर किसी को याद है या आता है तो कमेंट कर सकता है। तो होता क्या है, जब आप फसलों को बदल बदल कर बोते हैं, जब आप अपने खेत में हर मौसम के अनुसार या हर ऋतु के अनुसार आप फसल क्या करते हैं, सेम टू सेम फसल ना लगाकर आप क्या करते हैं, फसलों को बदल बदल कर बोते हैं, तो उसे बोलते हैं फसल चक्र। नेक्स्ट है रॉबर्ट बैकबेल। नाम में बेल है तो ये पशु का काम कर रहा है। इसने क्या किया, कृषि और पशुपालन। इसने बोला था अगर आप कृषि और पशुपालन एक साथ करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही क्या है, फायदेमंद है। और आज हम देख रहे हैं जितने किसान भाई हैं वो कृषि के साथ साथ दुग्ध उद्योग, शहद, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि उद्योग भी करते हैं। उससे होता क्या है, उन्हें कृषि के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी होने लग जाती है। और इसने क्या बोला बैकबेल ने कहा था इसके लिए हमें पशुओं की नस्लों में सुधार करना होगा। यहाँ बैकबेल बोल रहा है कि कृत्रिम रूप से प्रजनन के बारे में कह रहा है, अर्थात पशुओं की नस्ल में सुधार करना है तो ही फायदा होगा, क्योंकि जब तक नस्ल में सुधार नहीं होगा तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट के बाद भूसे को अलग करने वाली मशीन ये बनाई थी व्हीटन ने, और कहाँ के, अमेरिका के। इसमें होता क्या है, आप देखते हैं जब होती है कणक होती है या चावल होता है तो आप देखिए उसके ऊपर छिलका होता है। तो आप जानते हैं अगर आप छिलके को हाथों से अलग करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, फिर भी काम नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए एक मशीन बनाई गई जिसमें आप उस छिलके सहित आप अनाज को डाल देंगे तो क्या होगा, वो मशीन उस छिलके को अलग कर देगी, अनाज को अलग कर देगी और आपको बाहर शुद्ध रूप में ही अनाज मिलेगा। नेक्स्ट है फसल काटने वाली मशीन। ये बनाई थी मैकोकॉर्मिक ने। ये क्या करती, ये मशीन फसलों को काटने का काम करती थी। अब ऐसा नहीं आपको हाथों से फसल काटनी है, ये मशीन अपने आप ही आपके खेत में जाकर अपने आप ही कुछ चलेगा। तो वहां क्या करेगी, एक अकेली मशीन ही पूरे 10-15 आदमियों का काम अकेली मशीन ही कर देगी। इससे फायदा ये होगा, कम टाइम में अधिक फसलें कट जाएगी। चलिए अगर आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे मैं एक बात कहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस बटन को दबा दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब करते हैं बात वस्त्र उद्योग की। तो वस्त्र उद्योग में क्या चेंजिंग आई, पहले है फ्लाइंग शटल लूम। ये बनाया था जॉन के ने। अब इस काम क्या था, ये काम करता कपड़े को अधिक चौड़ा बनाने लग गया। अब मतलब अब कपड़ा एक साथ अधिक चौड़ाई में अपने बना सकते थे। नेक्स्ट है कताई मशीन। ये बनाई थी जेम्स हरग्रीव्स ने। इसमें होता क्या था, एक साथ कई प्रकार के धागों को काटा जा सकता था। यहाँ काटा नहीं बोल रहा हूँ, काटना बोल रहा हूँ। काटना बोलते हैं धागों को इस लपेटने से। नेक्स्ट है वाटर फ्रेम। ये बनाया रिचर्ड ऑर्कराइट ने। एक काम करता मजबूत धागे का निर्माण किया करता था। नेक्स्ट है म्यूल। ये बनाया था म्यूल, और नाम का ना शैम्यूल। म्यूल को किसने बनाया, शैम्यूल ने बनाया। ये काम करता, काम सेम ही है, अधिक मजबूत धागा बनाने लग गए। नेक्स्ट है पावर लूम। ये शक्ति के द्वारा चलने वाला करगा बोलते हैं, जिसमें कपड़े को बनाया जाता है। ये बनाया था एडमंड कार्टराइट ने। अब क्या हुआ, अब कपड़े बनाने वाली मशीन है, अब हाथों से नहीं बल्कि शक्ति से या ऊर्जा से चलने लग गई। तो ये सुधार थे वस्त्र उद्योग में औद्योगिक क्रांति के आने के पश्चात। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हम देखते हैं कि लोहा उद्योग में देखते हैं क्या सुधार हुआ। आप जानते हैं इसमें नई नई धातुओं का आविष्कार किया गया और कई धातुओं को मिलाकर नई धातुएं भी बनाई गई। तो इस टाइम देखते हैं धातु उद्योग में बहुत सारे परिवर्तन आए और कुछ ऐसे थे जो अशुद्ध होता है। आप जानते हो हमेशा ही खनिज जो घर से निकालते हैं उस समय वो क्या होता है, शुद्ध नहीं होता। तो उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए उसके साथ बहुत सारी क्रियाएं की जाती है। तो उन क्रियाओं को करने के लिए बहुत सारी मशीनें बनाई गई। पहली है दमन भट्टी। ये अब्राहम डर्बी ने, और इसमें पहली बार कोक का प्रयोग हुआ। कोक से बोलते हैं, कोक बोलते हैं पत्थर के कोयले को, अर्थात जो कोयला हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। इसमें होता क्या था, इसमें लोहे को पिघलाया जाता था और उसमें इस लोहे का डलवा लोहा जो कच्चा होता है उससे पिटवा या तैयार लोहा मिलता था। नेक्स्ट है अलोडन भट्टी और बेलन मिल। किसने बनाई थी, हेनरी कोर्ट ने। इसमें क्या होता है, इसमें जो लोहा एस्क होता है उस लोहा एस्क में से अशुद्धि या गंदगी निकालकर शुद्ध लोहे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है
बेसमर प्रक्रिया, ये हेनरी बेसमर ने, इसने क्या किया, इसने लोहे से इस्पात को अलग करके अर्थात शुद्ध इस्पात हमें किस तरह प्राप्त होगा, इसकी प्रक्रिया बताई थी हेनरी बेसमर ने। तो ये था परिवर्तन लोहा उद्योग क्षेत्र में, आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके अलावा हम देखते हैं इस क्रांति का प्रभाव परिवहन के क्षेत्र में क्या पड़ा। परिवहन के बारे में आप अगर कम जानते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं परिवहन व्यवस्था, इसमें हमने आपको बताया है कि परिवहन कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार का होता है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। हाँ, करते हैं बात। पहला है सड़क निर्माण। देखिए आप जानते हैं पहले सड़कें कच्चे मार्ग को जमाकर बनाई जाती थी। क्या मकाडम है, व्यक्ति मकाडम ने क्या किया, उसने कंकड़ पत्थरों को जोड़कर उसमें क्या किया, उन पत्थरों पर एक परत बनाई और एक मजबूत सड़क का निर्माण किया। उसको देखते हुए बाद में विश्व के अलग अलग भागों में सड़कों का निर्माण किया गया। तो मान सकते हैं कि पक्की सड़क का निर्माण है वो मकाडम के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है वर्सली केनाल। केनाल बोलते नहर को। वर्सली क्या है, 1761 बनाई गई और इसका मैन कौन था, इंजीनियर जेम्स ब्रिडली। और इस नहर को इंग्लैंड की पहली नहर भी माना गया है। प्रश्न पूछ लिया आपसे कि इंग्लैंड की पहली नहर कौन सी है, तो कौन सी है, वर्सली केनाल है। इसको इंग्लैंड की पहली नहर बोला गया। और आप जानते हैं 1788 से 1796 बीच इंग्लैंड में बहुत सारी नहरें बनाई गई और उस टाइम को क्या बोला गया, नहरों उन्माद। अब नहरों उन्माद का मतलब क्या होता है, एक नहरों के निर्माण के पीछे पागल होना। मतलब इंग्लैंड में उस दौरान बहुत सारी नहरें धड़ाधड़ बनाई गई और एक प्रकार से पागलपन सा छा गया, तो इसको बोला गया नहरों उन्माद बोला गया। नेक्स्ट है सुएज नहर। इसका मेन कौन था, इंजीनियर फर्टिनो द लेस्पेट। और इस नहर को लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य बनाया गया था। इन दोनों सागरों को आपस में जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है वास्प नौका। अब भाप से चलने वाली एक नाव बनाई गई और उसका नाम था इसको बनाया था फुल्टन द्वारा। फुल्टन के द्वारा भाप से चलने वाली नाव का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है रॉकेट। रॉकेट क्या है, ये एक भाप से चलने वाला इंजन है, अर्थात ट्रेन का इंजन है जो भाप से चला करता था। और किसने बनाया, जॉर्ज स्टीफेंस ने। और देखिए विश्व की पहली ट्रेन है वो चलाई गई थी मैनचेस्टर और लिवरपूल, दोनों शहर कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, 1830 में। तो चलिए आपका सवाल है कि इंडिया में पहली ट्रेन कब चलाई गई और किन दो शहरों के मध्य चलाई गई। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारी परिवहन व्यवस्था वाला वीडियो देखिए जल्दी से, हाँ नोट कर लीजिए। इस क्रांति का प्रभाव देखते हैं संचार के क्षेत्र में। संचार बोलते हैं जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को आपस में आदान प्रदान करते हैं। आप संचार के बारे में आपको अधिक पढ़ना है तो आप संचार वाला वीडियो देखिए, आप कुछ वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। चलिए बढ़े आगे। तो सैमुअल मॉर्स ने क्या किया, तार का आविष्कार किया। तार बोलते हैं टेलीग्राम को, तो वर्तमान में सेवा बंद हो चुकी भारत में। इसमें क्या था, संकेतों के माध्यम से कुछ मैसेज अपने कहीं भी भेज सकते हैं। और किसने किया आविष्कार, सैमुअल मॉर्स ने। फिर ग्राहम बेल 18 क्षेत्र में क्या बनाया, टेलीफोन बनाया। आप जान इसके बारे में आपको क्या मालूम है, टेलीफोन के बारे में आप जानते हैं कि क्या उपयोग होता है। चलिए आपसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए करते हैं बात, इसका परिणाम क्या रहा, जब क्रांति हुई इसका परिणाम क्या रहा। पहला परिणाम है आर्थिक विकास। हम देखते हैं तो क्या हुआ, कुटीर उद्योग की समाप्ति हो गई, अब बड़े बड़े उद्योगों का आगमन हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ, छोटे उद्योग हैं वो एंड हो चुके हैं, मशीनें आ चुकी है, तो मतलब क्या है, कमाई भी बढ़ चुकी है। तो मतलब क्या हुआ, अब देशों का आर्थिक विकास होने लग गया। नंबर 2 राजनीतिक विकास। अब सिंपल सी बात है, जिस देश का आर्थिक विकास अधिक होगा तो उसकी क्या है, उसकी राजनीतिक प्रभुसत्ता है या दबाव है वो अन्य देशों पर पड़ेगा। तो ये यहाँ हुआ, अन्य देशों पर क्या हुआ, इंग्लैंड का दबदबा या प्रभाव बढ़ने लग गया। अब वह अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा देश मानने लग गया। नंबर 3 सामाजिक विकास। अब समाज में क्या है, चेंजिंग। धीरे धीरे क्या हुआ, संयुक्त परिवार टूट गए, एकल परिवार बनने लगे। मतलब परिवार में सिर्फ पति पत्नी और उसकी संतान ही होगी, अब परिवार बड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। और मकान या घर है वो बड़े होने लगे, क्या होने लगे, छोटे होने लग गए। इसके अलावा गांव टूट गए और शहरों का विकास हुआ, सुख सुविधाओं का विकास हुआ, पारंपरिक व्यवसाय बंद हो गए, खेती बाड़ी में कमी आई। तो ये थे सामाजिक विकास। लास्ट है वैचारिक विकास। अब क्या हुआ, नई नई विचारधाराएं आने लगी। अब व्यक्ति आपस में एक दूसरे से क्या है, मिलने लग गया, अब एक दूसरे को समझने लग गया, तो नई नई विचारधाराएं आने लगी। तो इससे पहले क्या थी, विचारधाराएं बहुत कम थी।
अब क्या हुआ, विचारधाराएं बढ़ गई तो विचारिक विकास भी होता है। इस तरह से अपना टॉपिक है आज का औद्योगिक क्रांति पूरा हो चुका है। अगर आप कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आप समझ नहीं आ रहा है या आपको समस्या आ रही है, आप हमें कमेंट कीजिए और आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि वीडियो में क्या कमी है, क्या अच्छी बातें आपको लग रही है। अगर कोई आपको लग रहा है वो टॉपिक छूट गया है, टॉपिक मैंने नहीं करवाया है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिएगा और विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।